वो कराती है बढ़िया से। विकास सर का लेक्चर लिए सारे, और जो नोट्स थे विकास सर के जो, तो उससे क्या किया कि अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाई आए हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो दोस्त बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बताइए आप। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और ये मेरा चौथा प्रयास था, पहला इंटरव्यू है और माध्यम हिंदी है। हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए खुशखबरी की बात हो जाती है। आप लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों को लाइए, तो हम लगातार हिंदी मीडियम वाले छात्र ला रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका एक जर्नी रहती है यूपीएससी के दौरान। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक था जी, बढ़िया लगा इंटरव्यू देखे। सबसे बड़ी चीज़ है रिलैक्स हो गए हैं, टेंशन थी कुछ दिनों से। अच्छा, टेंशन थी। टेंशन रहती है, बड़ी चीज़ है। अच्छा, पहला इंटरव्यू रहा आपका, 3 अटेम्प्ट इससे पहले आपके रहे, तो कहाँ तक पहुँचे थे आप? पहली बार दे दिया था कि चलो देख के देखते हैं, तो हुआ नहीं कुछ उसमें। दूसरी बार में मेंस लिखा, 5 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुकी। तीसरी बार में फिर मेरा प्री 1 नंबर से रुक गया। अच्छा, ये चौथा था। अच्छा, इंटरव्यू तक पहुंचे। अच्छा। ऑप्शनल क्या बता रहे हैं? हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। तो ये बताइए, प्री की जो तैयारी होती है, प्री में आपने ऐसे ही क्या कमियां देखी थी और इस बार क्या किया है कि आपका प्री तो पहले भी हुआ है लेकिन फाइनल तक हो पाया? क्या क्या किया इस बार, क्या हुआ? प्री में 3-4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो सभी लोग बताते हैं कि पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ जो उसमें ऑप्शंस होते हैं उसको गूगल पर एक बार सर्च करो, उसके बारे में नोट्स बना लो अच्छे से, उनका अच्छे से रिवीजन करो। जब पीवाईक्यू हो जाए तो अगर मन करे तो टेस्ट सीरीज लगा लो प्रैक्टिस के लिए, वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि सोर्स लिमिटेड रखें। जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत ही रख लो, बट को मत ज़्यादा। लक्ष्मीकांत ठीक है। अगर इतिहास में एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ लो। कोचिंग के नोट्स पढ़े, कोचिंग के नोट्स ही पढ़ो। दोनों मिक्स मत करो, उससे क्या है, एक तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और रिवीजन में समस्या आती है, भटकाव होता है। अच्छा, तो सोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना है, सभी बताते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन ले लो। मैगजीन अगर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो कोई एक यूट्यूब पे किसी का चैनल पकड़ लो और बढ़िया से डेली फॉलो करो, उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो बस, और टेंशन फ्री होके जाओ। अच्छा, एनसीईआरटी का क्या कैसा कहेंगे? एनसीईआरटी भी बहुत ज़रूरी बताते हैं छात्रों के लिए। एनसीईआरटी जैसे एक तो ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी में क्या है कि यूपीएससी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना देती है, और इतिहास के लिए एनसीईआरटी 2 सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये मस्ट है इनके लिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऑप्शनल की कैसे तैयारी कर रहे थे आप? ऑप्शनल में जैसे दृष्टि कोचिंग है तो वो कराती है बढ़िया से। विकास सर का लेक्चर लिए सारे, और जो नोट्स थे विकास सर के जो, तो उससे क्या किया कि अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जिनके आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत कम समय रहता है, तो हम उनको 2-3 दिन में रिवीजन कर सकें। तो वही है कि छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए। अच्छा, सीसेट में बहुत सारी समस्याएं होती है छात्रों के लिए, प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीसेट की रणनीति क्या थी आपकी? मेरा मैथ का बैकग्राउंड रहा है तो मुझे ऐसी समस्या नहीं आती है। हो जाता है, लेकिन जैसे सीसेट की है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत समझ की, जीएस में तो उनके 100 115 नंबर आते हैं, सीसेट में फेल कर जाते हैं। तो इसके लिए कर सकते हैं कि 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी पकड़ बना लेनी है, और कॉम्प्रिहेंशन में केवल पीवाईक्यू करना है, ठीक है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैथमेटिक्स या रीजनिंग जो हम करते हैं मेन पेपर में, तो उसमें हमें क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने 1 मिनट का समय दिया है, तो कई बार ईगो पे बात आ जाती है, मैथ वालों के लिए खास कर कि नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, तो फिर वो हो जाता है, पेपर नहीं होता। लेकिन हाँ, तो अच्छा, हाँ, सवाल तो हो जाता है लेकिन टाइम ही नहीं बचता, फिर बाद में टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन में फंसे तो क्वेश्चन को छोड़ दो, 1 मिनट का समय दो, दूसरे क्वेश्चन पे जंप करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप 27 कॉम्प्रिहेंशन कर देते हैं तो आपको 22 से 23 मैथमेटिक्स और रीजनिंग के करने होते हैं, तो आप सेलेक्टेड करने हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी अच्छी रहती है। अगर आप 23 में 20 भी सही कर गए तो उतने में हो जाता है कि, तो सेलेक्टेड करने हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, 2 चीज़ों के ऊपर काम करो, उतने से हो जाए। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने फर्स्ट पेपर में और सीसेट में? फर्स्ट पेपर में इस बार मैंने, जैसे मेरा 24 में 1 नंबर से रुका था, उस बार मैं 80 के आसपास किए थे। तो लगा कि और कर देते, 1-2 क्वेश्चन एक आध तुक्का सही हो जाता है तो शायद हो जाता है। तो इस बार मैंने 90 करे थे।
हाँ हाँ, पेपर काफ़ी लेंदी था, उसमें स्पीड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। और जो मेरा सी सेट वाला है तो उसमें मैंने 55-56 रहता है, उसमें एक्यूरेसी अच्छी है तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। ऐसे एथिक्स के लिए क्या करना चाहेंगे छात्रों के लिए, ये भी स्कोरिंग निबंध के लिए निबंध में कुछ अच्छे टॉपर्स हैं तो उनकी कॉपी निकाल सकते हैं, उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसमें चाहे रवि सहवाग सर हों या सुनील धनवंतर सर हों, मतलब काफ़ी हैं हिंदी मीडियम में अच्छे लोग हैं, तो उनकी कॉपी निकाल के हम आइडिया ले सकते हैं। और एथिक्स के लिए क्या करना है कि एथिक्स के लिए जो दो चीज़ों के ऊपर, एक तो जो बेसिक सिलेबस है वो करना है, और इसमें जो टर्म्स होती हैं एथिक्स में तो उनकी डेफिनेशन बना लेनी है अच्छी, और एग्जाम्पल अच्छे कलेक्ट कर लेना है जो करंट से हमारे लिंक कर जाएं। तो एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, और उसके अलावा जो कोटेशंस होती हैं, जैसे हमारे महापुरुष गांधी जी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने कुछ बोला है और वो सटीक बैठ जाए आंसर में। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है क्वेश्चन के लिए। फिर आती है केस स्टडीज़ की बात, तो उसमें वही है कि जो जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं 120, 125, तो उनको कॉपी निकालें, उनको देखें क्या क्या वैल्यूएडिशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, उससे आइडिया हम ले सकते हैं बेसिकली एक चीज़। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? 12 तक मेरी हिंदी माध्यम से पढ़ाई, साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा जो 2020 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा। उसके बाद से मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मेंस के आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करने चाहिए, आपने कब से की? यार पहला वाला तो मेरा ऐसे ही था, दूसरे से मैंने कर दी थी, उसमें जैसे पीवाईक्यू होते हैं, हाँ। तो पीवाईक्यू में लिखता था। हाँ। लेकिन जो सही तैयारी चालू हुई वो जब मेरा मेंस निकला, तो वो प्री निकला, उसके बाद ही हुई जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। लेकिन इसके लिए कर सकते हैं हम कि उतना लेट तो नहीं करना चाहिए। इसमें पहले हमें नोट्स बनाने हैं अपने, जो सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस की जो टर्मिनोलॉजी है या सिलेबस के जो सब पार्ट में जो डिवाइड है, उसके एक एक टॉपिक के ऊपर बढ़िया से नोट्स बना लेने हैं। पीवाईक्यू हम लिख लेंगे सारे, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब हमारा सिलेबस हो जाए एक बार पूरा, तो उसके बाद हम कुछ एक टेस्ट सीरीज बढ़िया सी ज्वाइन करके वो चालू कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हमें नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू हम लिखते जाएंगे साथ साथ में, और उसके बाद कर सकते हैं। एक बार पीवाईक्यू हो जाए तो उसके बाद टेस्ट सीरीज। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स का भी तरीका एक होता है, कैसे तरीका था बनाने का? नोट्स में जैसे आपको एक टॉपिक उठाइए, तो कोई एक टॉपिक है तो पहले तो एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी उसकी, या डेटा होगा, डेटा अच्छा सा कलेक्ट कर लेंगे, कोई रिपोर्ट्स होगी तो उसका हम वो वैल्यूएडिशन करता है। उसके बाद मेन बॉडी पे आते हैं पक्ष विपक्ष, तो एक बढ़िया सा कंक्लूजन, इस टाइप से 1 पेजर नोट्स हम बना लेंगे। उसके बाद अगर फिर पीवाईक्यू देखते हैं कि अच्छा पीवाईक्यू देखे तो इसके और भी डायमेंशन हो सकते हैं क्या, तो अगर कोई नया डायमेंशन निकल के आता है तो उसको और एडिशन कर लेंगे उसमें। तो पीवाईक्यू को बेस बनाकर हम नोट्स बनाएंगे, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, और जितने डायमेंशन खुल सकते हैं वो हम उसमें नोट्स में शामिल कर लेंगे। वो क्रिस्प रखना है बहुत छोटे, क्योंकि मेंस के टाइम पे समय मिलता है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप कि केवल मैगजीन पढ़ते थे? मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मेंस तक। मैंने मैगजीन भी मैं फॉलो करता हूँ, विजन वाली पीटी। एक मैंने इस बार एक काम किया था कि जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ अच्छे, तो वो डेली करंट अफेयर कराते हैं, 25-30 मिनट का वीडियो डालते हैं, तो उससे आप क्या है अपडेट रहते हैं, डेली चल क्या रहा है। और जब आप ऑडियो वीडियो से देखते हैं तो दिमाग में भी चीज़ें रहती हैं। कई बार मैगजीन बोरिंग हो जाती है, तो वो उतने अच्छे से चीज़ें बैठती नहीं है सटीक तरीके से। तो आप ये कर सकते हैं, तो मैगजीन फॉलो कर सकते हैं कोई, और दूसरा कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए 20-22 मिनट 25 मिनट का डेली वीडियो, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये कर रहे थे। अब ये चीज़ है कि लास्ट में जो प्री आने वाला है आपका भी 2026 का, कितने दिनों बाद आपको मेंस की आंसर राइटिंग बंद कर देनी चाहिए और कितने दिन से प्री के लिए डेडिकेट हो जाए? अगर आपका प्री नहीं निकला है तो इसमें आपके कॉन्फिडेंस की बात है कि आप कितना समय देना चाहेंगे। अगर मेरी माने तो 3-3.5 महीने तो इतना तो समय देना चाहिए, अगर आपका नहीं निकला है तो। और जिनका निकल गया है तो उनको तो पता रहता है कि कितना देना है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे 3 महीने तो देते ही हैं समय। लेकिन जो नए बच्चे हैं तो वो जनवरी से बंद कर सकते हैं और प्री के ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि प्री निकलेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट देखते हैं, रेशियो देखते हैं, खबरों में रहता है लगातार, आपको कभी लगा है ऐसा कि ये रेशियो जो रहता है कम रहता है, कभी डिमोटिवेशन हुआ है इससे? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम
बैठने का अनुपात है बच्चों का, इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, बैठने का अनुपात ही 90 और 10 का है हाँ। कि 90-10 का, तो उसी अनुपात में रिजल्ट आता है। हालांकि थोड़ा और सुधार हो सकता है कि थोड़ा बहुत कई बार कम है, जैसे 2024 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा हिंदी माध्यम के लिए, तो वो तो है ही। समस्या ये आती है कि प्री ही नहीं निकलता हिंदी माध्यम में, और सबसे बड़ा हर्डल